हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का नया सेशन में। आज हम लोग 11th का एमसीक्यू का क्वेश्चन का सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे, आधा अधूरा देख करके नहीं छोड़ेंगे। समय तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा को समय देना होता है। शिक्षा वो हथियार होता है जो आपसे समय मांगता है, और अगर आप उसको समय दोगे तब आपका उस समय को बदल देगा। यानी शिक्षा आपका जिंदगी को बदल देगा अगर आप शिक्षा को अच्छे से समय देते हो तो आओ हम लोग शुरू करते हैं आज का नया सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कौटिल्य रोट अ बुक ऑन। कौटिल्य जो था वो कौन सा बुक लिखे थे? कौटिल्य जो थे वो कौन सा बुक लिखे थे? तो कौटिल्य जो थे वो इकोनॉमिक्स का बुक लिखे थे। कौटिल्य जो थे वो कौन सा बुक लिखे थे बाबू? कौटिल्य इकोनॉमिक्स का बुक लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन कहता है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट। अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड होता है केयरफुल एंड इफिशिएंट। किसके बेसिस पे? तो ये होता है बुक कीपिंग के बेसिस पे। अगर आपका बुक कीपिंग अच्छा रहेगा तो अकाउंटिंग भी जो है वो आपका अच्छा होगा, इसलिए बुक कीपिंग का अच्छा होना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखना बाबू, की पॉइंट यहां पर क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। जहां भी सिर्फ रिकॉर्डिंग का बात आए, सिर्फ रिकॉर्डिंग का बात आ रहा है, क्लासिफाइंग नहीं आ रहा है, समराइजिंग नहीं आ रहा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग का जहां बात करें तो याद रखना रिकॉर्डिंग जो है वो बुक कीपिंग के अंडर किया जाता है। सिर्फ रिकॉर्डिंग का अगर बात आए तो सिर्फ रिकॉर्डिंग कहां किया जाता है? बुक कीपिंग के अंडर में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बुक कीपिंग। अगर रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफाइंग भी पूछ दे, समराइजिंग भी पूछ दे, एनालाइजिंग भी पूछ दे, तब हम लोगों का आंसर अकाउंटिंग होगा। लेकिन सिर्फ बुक कीपिंग अगर बोल रहा है तो याद रखना आंसर क्या होगा हम लोगों का? बुक कीपिंग होगा। अगला क्वेश्चन कहता, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है? रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपका नॉलेज रहेगा तो आप सही आंसर लिख पाओगे। तो कहता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो बुक कीपिंग का मेन उद्देश्य होता है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एडवर्टाइजमेंट, एनालिसिस नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो होता नहीं है। एनालिसिस जो है वो हम लोगों का, और इंटरप्रेटिंग जो है ये अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग जो है ये किसके अंदर आता है? ये हम लोगों का अकाउंटिंग के अंदर आता है बाबू, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन कहता है, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, यहां अकाउंटिंग पूछ दिया। पिछला क्वेश्चन में क्या पूछा था? बुक कीपिंग पूछा था। इसमें क्या पूछा? अकाउंटिंग पूछा कि अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन क्या होता है। तो अकाउंटिंग में केवल रिकॉर्डिंग नहीं होता है, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रेटिंग होता है, और कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेट किया जाता है कि फाइनल आपका रिजल्ट क्या निकला, फाइनल आपका रिपोर्ट क्या बना अकाउंटिंग का, उसको कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स को, ठीक है। तो ये सब अकाउंटिंग के अंदर आता है। अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग होता है, ठीक है। तो यहां देखो, अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन पूछा, तो रिकॉर्डिंग, केवल रिकॉर्डिंग तो नहीं होता है। रिकॉर्डिंग क्वालिटी ना, क्वालिटी तो नहीं होता है बाबू, ठीक है। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, हाँ रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग भी होता है, दो चीज यहां आ रहा है। प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हम लोगों का वो क्या होगा? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग होगा, केवल रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ये भी ऑप्शन था, लेकिन ये केवल रिकॉर्डिंग था। तो केवल रिकॉर्डिंग कहां होता है? केवल रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग में होता है, बट यहां रिकॉर्डिंग के साथ क्लासिफाइंग भी ऑप्शन दिया है, इसलिए आंसर हम लोगों का सी होगा। हालांकि केवल रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग भी ही नहीं होता है, इसके अलावा भी होता है, हम अभी आपको बताएं। लेकिन दो ऑप्शन हम लोगों का यहां आ रहा था और प्राइम फंक्शन पूछा था, इसलिए आंसर क्या होगा हम लोगों का? सी नंबर, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। नेक्स्ट कहता है, ट्रेडिशनली अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। ट्रेडिशनली, ठीक है, यानी पुराने तरीके में, ठीक है, पुराने रूल्स में अकाउंट्स जो है वो कितने टाइप का होता है? तो बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा यहां पर। अकाउंट्स जो है वो बच्चे जनरली याद करते हैं कि अकाउंट्स 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ऐसा आप लोग याद किए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ऐसा नहीं है।
अकाउंट मेनली दो टाइप का होता है, कौन कौन सा सर? एक होता है हम लोगों का पर्सनल अकाउंट, क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। और दूसरा होता है बाबू इम्पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ध्यान दोगे, ठीक है? पर्सनल अकाउंट और दूसरा क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट। ये दो टाइप का अकाउंट होता है ट्रेडिशनली, कौन कौन सा? पर्सनल और इम्पर्सनल। सर हम लोग तो तीन पढ़े थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नहीं बच्चे, तीन नहीं, दो, पर्सनल और इम्पर्सनल। आप भी गलत नहीं पढ़े थे। होता क्या है, ये जो इम्पर्सनल है ये फिर दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? एक रियल और दूसरा नॉमिनल, ठीक है? तो आप पढ़े होंगे मे बी पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बहुत लोग ये भी पढ़े होंगे कि पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल दो टाइप का, रियल और नॉमिनल। हालांकि ये पर्सनल जो है ये भी तीन टाइप का फिर होता है, पर्सनल भी तीन टाइप का, कौन कौन सा? एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो मेनली अकाउंट जो है वो दो टाइप का, कौन कौन सा? एक आपका पर्सनल और दूसरा कौन सा? इम्पर्सनल, ठीक है? तो पूछा था अकाउंट आर हाउ मेनी टाइप, तो कितने टाइप? दो आंसर होगा इसका, ठीक है? पर्सनल और इम्पर्सनल। अगला क्वेश्चन देखोगे, व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग? इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में से बोला है कि कौन सा इक्वेशन सही है। तो असेट्स बराबर लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ना, असेट्स बराबर लायबिलिटी माइनस कैपिटल नहीं होता है, प्लस कैपिटल होता है। तो ढूंढो लायबिलिटी प्लस कैपिटल कहीं, ऑप्शन नंबर सी, असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगला सवाल, ₹5,000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस। ऑफिस का प्रेमिसेस का रेंट पेमेंट किया गया है, वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा, ट्रांजैक्शन कहलाएगा, दोनों कहलाएगा, ठीक है? तो बाबू जब ईयर का लास्ट में कोई कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, तो वो हम लोगों का इवेंट कहलाता है। यहां तो हम लोग रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं रेंट, और जहां भी लेने और देने का बात आता है वो हम लोगों का क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन कहलाता है। ट्रांजैक्शन का हिंदी क्योंकि होता है लेन देन। तो रेंट हम दे रहे हैं तो लेन, और कोई मेरे से ले रहा है, तो यहां पर लेन देन का बात हो रहा है, और लेन देन को ही हम लोग अंग्रेजी में ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन अ लेजर। लेजर में कितना कॉलम होता है? इतना ही नहीं पूछा है, आगे बोला है इन वन साइड, वन साइड केवल पूछा है। तो बाबू लेजर में कॉलम क्या क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, फिर होता है पर्टिकुलर का, फिर होता है वॉचर, फिर होता है हम लोगों का जर्नल फॉलियो का, जर्नल फॉलियो का, फिर होता है हम लोगों का अमाउंट का, ठीक है? ये एक साइड होता है। दूसरा साइड फिर क्या होता है? सेम रिपीट होता है, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट, फिर से यही रिपीट होता है। तो लेजर में अगर पूछता कि लेजर में कितना कॉलम होता है, तो लेजर में 8 कॉलम, 1 2 3 4, एक साइड, दूसरा साइड फिर 4 कॉलम, ठीक है? तो पूरा लेजर में 8 कॉलम, लेकिन यहां क्या बोला है? एक साइड बोला है। तो सिर्फ डेबिट में अगर हम लोग देखें, सिर्फ एक साइड अगर देखें तो 4 कॉलम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। सर ये तो हम लोग भी जानते थे। अगला कहता है बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद। बुक कीपिंग मेनली किससे रिलेटेड है? तो बुक कीपिंग तो हम लोग देखें रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है? तो समराइजिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्डेड डाटा ना, बुक कीपिंग में समराइजिंग नहीं किया जाता है, इंटरप्रेटिंग किया जाता है, नहीं, ये सब अकाउंटिंग के अंडर किया जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, हाँ, बुक कीपिंग में फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है केवल। जब भी केवल रिकॉर्ड का बात आए तो बुक कीपिंग होगा, ठीक है? यानी बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो कौन सा अकाउंट है? देखना बच्चों, ध्यान रखना, सैलरी अलग चीज होता है और आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग होता है। सैलरी अलग है और आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग है। सिर्फ सैलरी अगर बोला तो ये हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट होगा। सिर्फ सैलरी अगर बोला तब ये नॉमिनल अकाउंट होगा। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तब ये नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है, तब ये नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है, तब ये हम लोगों का
पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है? ये पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखना। और अभी थोड़ा देर पहले हम आपको 2 क्वेश्चन पहले बताए कि पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो सर ये कैसा वाला पर्सनल है, आर्टिफिशियल, नेचुरल या रिप्रेजेंटेटिव? तो बच्चों ये हम लोगों का आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। बट यहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में हम लोगों का पर्सनल है, तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? पर्सनल। अगर पर्सनल ना रह करके रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन होता तब हम लोग रिप्रेजेंटेटिव आंसर लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या बताएं हम आपको? आउटस्टैंडिंग जो है पर्सनल होता है। कैसा पर्सनल होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अगला सवाल कहता है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है? तो अकाउंटिंग का लैंग्वेज, अकाउंटिंग का लैंग्वेज, ठीक है, तो अकाउंटिंग का जो लैंग्वेज होता है बाबू वो हम लोगों का मनी होता है। अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या होता है? मनी होता है। और याद रखना बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस का जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है? वो हम लोगों का अकाउंटिंग होता है। तो हम लोग से अकाउंटिंग का लैंग्वेज पूछा है कि द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, ठीक है, तो अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या होता है? मनी होता है। तो मनी इज अ लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अकाउंटिंग जो है बिजनेस का लैंग्वेज है, लेकिन अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है? तो मनी होता है। ठीक है, अगला सवाल, कैश एट बैंक कम्स अंडर विच अकाउंट? कैश और बैंक कौन सा अकाउंट? तो कैश और बैंक जो है असेट्स होता है, और कोई भी असेट्स रियल अकाउंट होता है। कोई भी असेट्स क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। तो कैश और बैंक कौन सा अकाउंट होगा? तो कैश एट बैंक हम लोगों का रियल अकाउंट होगा। सिर्फ बैंक रहता, याद रखना, सिर्फ बैंक रहता तो हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट होगा। बैंक रहता तो पर्सनल अकाउंट होता, बैंक हम लोगों का पर्सनल अकाउंट होता है। लेकिन कैश एट बैंक मतलब क्या हुआ? बैंक बैलेंस मेरा, तो बैंक बैलेंस मेरा जो है वो हम लोगों का रियल अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन कहता है द फादर ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, इस सवाल का आंसर तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन है? तो लुकास पैसियोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज द बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी गॉट पब्लिश्ड? बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी कब पब्लिश्ड हुआ था? तो डेटा है, डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ये हुआ था 1494 में, 1494 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है फिक्स एसेट्स इंक्लूड, इसमें से फिक्स एसेट्स कौन सा है? तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक जो है तो करंट एसेट्स होता है, फर्नीचर फिक्स एसेट्स होता है। मिल गया ऑप्शन, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फर्नीचर जो है वो क्या होता है? फिक्स एसेट्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। हालांकि हम बता देते हैं आपको, पेमेंट इन एडवांस ये हम लोगों का करंट एसेट्स होता है, डेटर ये भी क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। तो फर्नीचर फिक्स एसेट्स होता है। द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज अदर देन ओनर्स फंड, कहता है ऑब्लिगेशन मतलब क्या चीज? लाइबिलिटी, ठीक है, जो हम लोगों को दूसरे को देना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन वो होता है हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो कहता है ऑनर्स फंड के अलावा, ऑनर का जो पैसा लगा हुआ होता है बिजनेस में, उसके अलावा और कौन सा लायबिलिटी होता है? उसके अलावा और क्या होता है जिसका हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा? तो उसके अलावा हम लोगों का लायबिलिटी होता है। देखो बैलेंस शीट आप लोग पढ़े होंगे, बैलेंस शीट में बाबू क्या होता है? बैलेंस शीट में हम लोग जानते हैं कि 2 साइड होता है। एक साइड हम लोग कैपिटल और लायबिलिटी लिखते हैं और दूसरे साइड असेट्स लिखते हैं। एक साइड हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल एंड लायबिलिटी लिखते हैं, जबकि दूसरे साइड क्या होता है? असेट्स होता है। तो ऑब्लिगेशन जो होता है यानी जिसका हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक तो कैपिटल होता है और दूसरा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो ऑप्शन कुछ पूछा था यहां से, तो ऑब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइजेज अदर देन ओनर्स फंड इज नोन एज ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब, ओनर्स फंड का मतलब कैपिटल, ऑनर का लगा हुआ पैसा, ऑनर का लगा हुआ पैसा को हम लोग ऑनर्स फंड कहते हैं। तो ऑनर्स का पैसा को क्या कहा जाता है? कैपिटल भी कहा जाता है। तो कैपिटल के अलावा और क्या होता है ऑब्लिगेशन? तो हम लोगों का लायबिलिटी होता है। अगला सवाल, ट्रांजैक्शन मींस, ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्शन कहलाएगा, हम किसी को गुड्स दे दिए तो ट्रांजैक्शन कहलाया नहीं, केवल दे दिए वो लेके चला गया। आगे देखते हैं एक बार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, अकाउंटिंग में याद रखना बाबू, अगर मनी के टर्म में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है, लेन देन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ऑल दोज टू हुम बिजनेस ऑज मनी आर कॉल्ड, यानी जिसका पैसा बिजनेस धारता है, यानी जो पैसा बिजनेस दूसरे को देने वाला है। जैसे मान लो हम बिजनेस हैं, आप हमसे पैसा क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं, तो आप क्या कहलाएंगे मेरे लिए, आप मेरे लिए लेनदार कहलाएंगे। और लेनदार को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं अकाउंटिंग की भाषा में। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोगों का क्रेडिटर होगा। अगला सवाल, आप अगर हमको देने वाले होते तो आप मेरे लिए डेटर्स कहलाते, आप हमसे लेने वाले हैं इसलिए आप क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन, अनदर टर्म यूज फॉर एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज के लिए और क्या नाम दिया गया है, तो एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, हमेशा हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, ठीक है, तो इसको दूसरा टर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, लॉसेस बोलते हैं। अगला सवाल, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। देखो क्या कहता है, कहता है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो करते हैं रिकॉर्डिंग, वो क्या कहलाता है, तो डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल बुक सिस्टम, ऑल ऑफ दिस नहीं, डबल अकाउंटिंग नहीं होता है, डबल बुक सिस्टम नहीं होता है। ऑप्शन होगा हम लोगों का ए नंबर, इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कहता है, डबल एंट्री सिस्टम कहता है, आप पढ़े होंगे कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका हम लोग डबल एस्पेक्ट को, डुअल एस्पेक्ट को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन, गुड्स को अगर क्रेडिट में परचेज किया गया, गुड्स को क्रेडिट में अगर परचेज किया गया तो उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर गुड्स क्रेडिट में परचेज किया जाता है तो उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। कहां, परचेज बुक में, याद रखना बाबू, और भी हम बता रहे हैं आपको, क्रेडिट परचेज को, गुड्स क्रेडिट परचेज किया, गुड्स का हम बात सिर्फ कर रहे हैं, ये ध्यान रखना की पॉइंट। तो अगर गुड्स क्रेडिट में परचेज रहेगा तो परचेज बुक में जाता है, अगर क्रेडिट में सेल रहेगा तो वो कहां जाता है, हम लोगों का सेल्स बुक में जाता है। क्रेडिट परचेज परचेज बुक में, क्रेडिट सेल सेल्स बुक में जाता है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड होता है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है बाबू वो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं। कैसे, प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी नहीं, प्रैक्टिकलिबिलिटी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो भी अकाउंटिंग का सिद्धांत है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्हिच कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड, कहता है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी को केवल रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, तो ये कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कौन कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अलग है। क्या है सर, एक बार बता देते हैं हम आपको। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑनर और बिजनेस बोथ हैव सेपरेट एंटिटी, दोनों का पहचान अलग होता है। एक कौन बोलता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, इसलिए वो बोलता है कि ऑनर को क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस के द्वारा, ये बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है, डुअल एस्पेक्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन का डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, ठीक है। मनी मेजरमेंट कहता है कि मनी के टर्म में रहेगा, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तीनों समझा दिए हम आपको। अगला क्वेश्चन कहता है बैलेंस ऑफ ड्रॉविंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू, ड्रॉविंग का बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाता है, ड्रॉविंग का बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाता है। तो एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको इस क्वेश्चन को याद रखने का। आप फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट पढ़े होंगे और बैलेंस शीट में आप पढ़े होंगे कि ड्रॉविंग को कैपिटल से माइनस किया जाता है, ड्रॉविंग को कैपिटल से माइनस किया जाता है, यानी ड्रॉविंग कहां जाता है तो कैपिटल में जाता है।
तो ऑप्शन होगा हम लोगों का सी नंबर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। आगे, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कहता है किस कॉन्सेप्ट के अनुसार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाता है ईयर के लास्ट में। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना पड़ेगा, यानी आपको एक्सपेंसेज में दिखाना पड़ेगा। एक कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक्सपेंसेज का आप पेमेंट नहीं किए हैं फिर भी आपको एक्सपेंसेज में उसको लिखना पड़ेगा? तो ये कहता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। कौन कहता है? एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है जब का खर्चा है उसको तब रिकॉर्ड करना है, चाहे आप पेमेंट करें चाहे पेमेंट ना करें। इस साल का खर्चा को इसी साल आपको रिकॉर्ड करना होगा, आप पेमेंट किए हैं तो भी, आप पेमेंट नहीं किए हैं तो भी। ये कहता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो याद रखना आंसर क्या होगा इसका? एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला सवाल, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डॉटफुल डेट्स इज मेड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स क्रिएट किया जाता है। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स क्या है? एक प्रकार का एंटिसिपेटेड लॉस है। मतलब एंटिसिपेटेड लॉस का मतलब सर, मतलब वैसा लॉस जो फ्यूचर में होने वाला है। अनुमान लगाए हैं कि पैसा मेरा डूब सकता है, अनुमान लगाए हैं कि पैसा मेरा डूब सकता है, तो उसी को प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स कहते हैं हम लोग। तो अगर हमको फ्यूचर में पैसा डूबने वाला है ऐसा अभी फील हुआ और अभी हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा बोला है? तो एक कॉन्सेप्ट बोला है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में होने वाला लॉस को अभी ही रिकॉर्ड कर लो। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपका लॉस होने वाला है तो अभी ही उसको क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो। एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ। अक्रूवल कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? डुअल एस्पेक्ट से? नहीं, अक्रूवल डुअल एस्पेक्ट से नहीं है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट से? नहीं, कॉस्ट से इसका क्या मतलब है? मैचिंग कॉन्सेप्ट से? हाँ, अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है किससे रिलेटेड है बाबू? मैचिंग से। क्यों सर? मैचिंग हम लोग करते हैं कि कितना मेरा इस साल का इनकम हुआ और कितना मेरा इस साल का एक्सपेंसेज हुआ, और उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो बाबू मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम लोगों का ये रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। हम लोग क्या मैच करते हैं? तो एक्सपेंस हम लोग मैच करते हैं कि इनकम हम लोगों का इस साल का और एक्सपेंसेज भी हम लोगों का इस साल का। तो इनकम और एक्सपेंसेज को हम लोग मैच करते हैं, तब हम लोगों का क्या होता है, ठीक है, वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। इनकम टैक्स के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड क्या है? तो इनकम टैक्स के अनुसार बाबू फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर किया जाता है। और फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को, और लास्ट कब होता है? 31 मार्च को। देखो ऑप्शन यहां पर, जनवरी टू दिसंबर नहीं, अप्रैल टू मार्च, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोड ईच ईयर। अच्छा, कहता है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट के अनुसार सेम अकाउंटिंग, सेम देखना एक की पॉइंट है, सेम अकाउंटिंग मेथड को यूज करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट के अनुसार, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि सेम मेथड को हर एक साल आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कहता है कंसिस्टेंसी। क्या कहता है? कंसिस्टेंसी। ऐसे भी कंसिस्टेंसी का हिंदी होता है एकरूपता, यानी एक जैसा, कंसिस्टेंट रहेंगे आप। यार यहां क्या बोला है? सेम रहेंगे, सेम रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहा है? दोनों वर्ड मैच भी कर रहा है। तो यहां से भी आप सोच सकते हैं, तो आंसर क्या है इसका? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है कि सेम मेथड को आप हमेशा क्या करेंगे? यूज करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम वाज ओरिएंटेड इन। डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले कहां लागू हुआ? ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम कौन दिया था? लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली कहां के थे? इटली के थे। तो सबसे पहले कहां ये आया होगा? इटली में। तो ऑप्शन नंबर सी, इटली। अगला क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम मींस, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? एंट्री इनटू डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स? नहीं, दो अलग अलग बुक में लिखना नहीं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब दो अलग अलग बुक में लिखना नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि एक ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट को लिखना, एक ट्रांजैक्शन को का दोनों एस्पेक्ट को लिखना। तो ढूंढो एक ट्रांजैक्शन का दोनों एस्पेक्ट को लिखना।
एंट्री इन टू रियल अकाउंट, ना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। टू एंट्री इन वन सेट ऑफ बुक, नहीं। एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट, हाँ, दो एस्पेक्ट ऑफ वन ट्रांजेक्शन, एक ही ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट को एंट्री करना, रिकॉर्ड करना, ऑप्शन नंबर डी। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि एक ट्रांजेक्शन, ये हर एक ट्रांजेक्शन का डबल एस्पेक्ट होता है, दोनों को रिकॉर्ड कीजिए एक ही ट्रांजेक्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी। फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डेबिटेड विल बी, अगर पैसा बैंक में जमा किए तो आप डेबिट क्या करेंगे? हम पहले भी बताए हैं आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि डेबिट किसको करेंगे या क्रेडिट किसको करेंगे, तो आप उसका जर्नल एंट्री कर लो। तो कहता है फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किए, तो बैंक में पैसा आप अगर जमा करोगे तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कहता है कि डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट किसको कर रहे हैं? बैंक को, तो ऑप्शन नंबर ये ने पूछा था, फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक डेबिट विल बी, पैसा बैंक में जमा किए तो डेबिट करेंगे, तो किसको डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट को। अगला क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का जो है क्या क्या फीचर्स होता है? एविडेंस के रूप में काम करेगा, हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो प्रूफ के रूप में आपके पास काम करेगा। बेसिस ऑफ ऑडिट, हाँ, ऑडिट करने में भी हेल्प करेगा। ऑडिट क्या होता है सर? ऑडिट मतलब होता है जांच करना। कोई चार्टेड अकाउंटेंट जो है एक अकाउंटेंट का किया हुआ हिसाब किताब को चेक करता है कि मान लो आप एक अकाउंटेंट है, आप पूरा हिसाब किताब किए हैं किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो सही किए हैं कि गलत किए हैं, उसको जांच करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग ऑडिटिंग कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑडिटिंग कहते हैं। तो बेसिस ऑफ ऑडिट है, हाँ, आप अगर सारे वाउचर को, सारे एविडेंस को, सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर आप रखेंगे तो ऑडिट करने में हेल्प मिलता है। डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, हाँ, अगर आपके पास क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आपका पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन रहेगा कि क्या क्या चीजें आप किए हैं, क्या क्या चीजें आपके साथ आपका लेन देन हुआ है, ठीक है। तो एविडेंस के रूप में भी ये काम करता है, ऑडिट में भी ये हेल्प करता है, और एक डिटेल्स भी होता है हम लोगों का डिस्क्रिप्शन के रूप में। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी आंसर होगा हम लोगों का ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टोटल मेथड से, बैलेंस मेथड से, दोनों मेथड से, नन ऑफ दीज, दोनों मेथड से। ट्रायल बैलेंस हम लोग टोटल मेथड से भी बनाते हैं, बैलेंस मेथड से भी बनाते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा हम लोगों का? बोथ ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? बोथ ऑफ दीज। अगला सवाल कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इज सेंट टू कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स। कस्टमर के पास हम लोग परचेज करते हैं कि सेल करते हैं? कस्टमर उसको कहते हैं जो मेरे से परचेज करता है, यानी जिसके पास हम सेल करते हैं। तो ये सेल्स रिटर्न का बात कर रहा है कि परचेज रिटर्न का बात कर रहा है? तो कस्टमर है, तो कस्टमर अगर रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न का बात कर रहा है, कस्टमर, ठीक है। आप मेरे अगर कस्टमर है मतलब क्या हुआ? आप मेरे से सामान खरीदे हैं, ठीक है, और आप वापस करेंगे तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? तो क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट, याद रखना, परचेज रिटर्न डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट। The source of documents or voucher used for recording entry in the sales book, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स और वाउचर को यूज किया जाता है? तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए इनवॉइस सेंट को यूज किया जाता है। किसको? इनवॉइस सेंट को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है? तो देखो एक बार, इंक्रीज इन वन एसेट्स डिक्रीज इन अनदर, एक एसेट्स बढ़ा एक एसेट्स घटा, हाँ, ये तो फॉलो कर रहा है। हम लोग जानते हैं अगर आपको एसेट्स खरीदेंगे, जैसे मान लो मशीन खरीदे, तो मशीन आपके पास आएगा और पैसा आपके पास से जाएगा, तो एक एसेट्स बढ़ रहा है एक एसेट्स घट रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो फॉलो कर रहा है। क्या पूछा था यहाँ पर? ध्यान देना, नॉट है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है? इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, एसेट्स भी बढ़ सकता है और लायबिलिटी भी बढ़ सकता है। कैसे सर? उधार में कोई एसेट्स खरीदे, आप उधार खरीदेंगे तो एसेट्स आपके पास तो बढ़ गया, उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, एसेट्स तो बढ़ेगा, उधर लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है, ये तो नॉट नहीं होगा, भी सही है,
डिक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन अदर। हाँ, क्या दो गो असेट्स एक ही बार घटेगा केवल? डुअल एस्पेक्ट में क्या पहला असेट्स भी घटेगा और दूसरा असेट्स भी घटेगा? नहीं, एक असेट घटेगा तो एक असेट्स बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एरर ऑफ कंपनसेशन अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द। एरर ऑफ कंपनसेशन, एरर ऑफ कंपनसेशन क्या होता है? वैसा एरर जो एक एरर को दूसरा एरर क्या होता है अपने आप कंपनसेट कर देता है, एक गलती को दूसरा गलती छुपा देता है, वो सुधारता नहीं है, बस एक गलती को दूसरा गलती क्या क्या छुपा दिया, तो उसको हम लोग एरर कंपनसेशन बोलते हैं। कंपनसेट कर गया, एक गलती दूसरा गलती को कंपनसेट कर दिया, तो उससे किसको इफेक्ट पड़ेगा? किसको इफेक्ट पड़ेगा उससे? तो उससे ट्रायल बैलेंस को नहीं, उससे केवल बैलेंस शीट को इफेक्ट पड़ता है। किसको इफेक्ट पड़ता है? बैलेंस शीट को। अगला क्वेश्चन, अ मशीन वाज परचेज फॉर रुपीज 6,60,000। एक मशीन खरीदा गया 6,60,000 में। कैश वाज पेड रुपीज 1,20,000। अच्छा देखो, 6,60,000 में खरीदे, 1,20,000 पेमेंट किए, 6,60,000 में खरीदे, ठीक है, 1,20,000 इसमें से पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी रह गया कितना? 5,40,000 बाकी रहा, नहीं पेमेंट किए। फॉर द बैलेंस अमाउंट अ बिल वाज एक्सेप्ट। और इसके लिए क्या हुआ? एक हम बिल एक्सेप्ट कर लिए, इसके लिए बिल एक्सेप्ट कर लिए 60 डेज का। फिक्स एसेट्स भी, तो फिक्स एसेट्स आपके पास कितना रहेगा? तो बिल एक्सेप्ट कर लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है बाबू? 6,60,000 का हम खरीदे हैं, 1,20,000 पेमेंट किए, तो ये तो कैश पेमेंट किए। हम क्या चीज में पेमेंट किए? कैश में। तो इससे मेरा क्या हुआ होगा? इससे हम लोगों का करेंट एसेट जो है वो क्या हुआ होगा? डिक्रीज किया होगा, करेंट एसेट्स घट गया होगा। ये बिल एक्सेप्ट किए तो बिल्स पेबल मेरा क्रिएट हो गया। क्या हो गया? बिल्स पेबल क्रिएट हो गया, यानी हम लोगों का एक करेंट लायबिलिटी बढ़ गया। तो इससे हम लोगों का करेंट एसेट्स घटा, इससे हम लोगों का करेंट लायबिलिटी बढ़ा, यानी इन दोनों से फिक्स एसेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हम खरीदे थे 6,60,000 का मशीन, तो मशीन तो मेरे पास 6,60 का ही ना रहेगा। हम पैसा पूरा पेमेंट किए चाहे नहीं किए, मशीन मेरे पास कितना का रहा? 6,60 का। तो फिक्स एसेट्स मेरे पास कितना का रहेगा? 6,60 का रहेगा। पेमेंट हम करें चाहे पेमेंट नहीं करें, मशीन तो मेरे पास कितना का रहेगा? 6,60 का रहेगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? सी नंबर। तो ये हम लोगों का एंड होता है आज का 40 क्वेश्चन का सेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।